गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? मस्त, अच्छा है। अब तक क्या पढ़ा? तो एक तो 0 to 90 डिग्री एंगल निकाला, ऑलेस्टिसी पढ़ा, 3 राइट एंगल पढ़ा है जिसके थ्रू डिफरेंट साइन की वैल्यू मिली, साइन कॉस के कुछ इक्वेशन पढ़ा है, कुछ कंक्लूजन निकाला जिसके थ्रू साइन 75, 17, 15 जैसे एंगल की वैल्यू निकाला। अब आज एक लास्ट टॉपिक है इसके अंदर जो हमें सॉल्व करना है कि अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हम लिख सकते हैं और टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, लेकिन cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा। जब थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा एंड cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1। हमारा क्वेश्चन ये है कि थीटा कितना स्मॉल होना चाहिए। तो इफ थीटा इज लेस देन 14 डिग्री या 15 डिग्री तक ले सकते हो, कि थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू 8 डिग्री है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभी साइन थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 into pi upon 180, 8 into pi upon 180। जो आंसर 8 डिग्री का होगा, जो आंसर 8 डिग्री का होगा वही आंसर साइन 8 का होगा और वही आंसर 8 into pi upon 180 रेडियन। इतना समझ में आया? जब थीटा की वैल्यू 10 डिग्री से कम हो, वैसे आप 15 तक कम होगा तब तक चल सकता है, लेकिन जब थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली आप थीटा ले सकते हो। सेम 10 8 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 8 डिग्री इक्वल टू 8 into pi upon 180 रेडियन। जब मैं आपको नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट पढ़ाऊंगा और जब आपके हाथ में बुक होगी और हम फेस टू फेस एक दूसरे के सामने होंगे तो हमारा फर्स्ट लेक्चर वही होगा कि हमें कॉलम देखना है नेचुरल साइन और नेचुरल कॉस, कि उसका यूज कैसे करते हैं। उस वक्त हम याद करेंगे कि साइन 8 डिग्री नेचुरल साइन में आपका जो आंसर है वही आंसर आपको 8 into pi upon 180 मिलता है। तो जब थीटा अगर स्मॉल मिले तो उसकी वैल्यू आप साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा ले सकते हो। इज दिस क्लियर? सेम अगर cos की जो वैल्यू है cos 8 डिग्री चाहिए आपको तो अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू कितनी लेनी है? 1.99 समथिंग आएगी, लेकिन इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया बच्चों? हाँ, नोट कर लो। नेक्स्ट कुछ इक्वेशन जो आपको याद रखना। वैसे आज का जो लेक्चर है वो आप डाउनलोड करके रखना, क्योंकि 2 साल मैक्सिमम आज का जो लेक्चर है इसका हम यूज करने वाले हैं। आज हम छोटी छोटी बातें बहुत सारी पढ़ने वाले हैं, जो ऑलरेडी कुछ बातें ऐसे जो आप पढ़ चुके हो, आपको पता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये सारी की सारी फॉर्मूला जो है वो आप अच्छे से जानते हो, मुझे भी पता है, फिर भी आज आप आपकी नोटबुक में नोट कर लेना, ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी होल स्क्वायर तो आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर तो आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस, और माइनस है तो प्लस। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। इसका माइनस बी स्क्वायर तो आप लिख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आप जानते हो, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, a प्लस बी होल क्यूब आप जानते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। इसको सॉल्व करके भी आप याद रख सकते हो
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको जो मेथड 10th में समझ में आ रहा हो वही मेथड से आप चलना। a माइनस बी होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, या तो माइनस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अपने हिसाब से आप याद रखना। a क्यूब प्लस b क्यूब है तो आप लिख सकते हो a प्लस b, प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस आएगी, इसका माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट साइन प्लस आएगी। आप जानते होंगे, आपको पता भी होगा, लेकिन लिखना a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे 4ab। तो एक जो इक्वेशन है आप अच्छे से जानते हो, फिर भी आप आपकी फुल स्केप में नोट करना, पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे कुछ शेप मैंने ड्रॉ किए, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको 11th 12th में पढ़ना है सबके एरिया और वॉल्यूम की मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ। कुछ ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन है, मतलब प्लेन में है। फॉर एग्जांपल सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वो प्लेन क्रिएट करते हैं। लेकिन स्फीयर है तो उसका खुद का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। सिलेंडर है, कॉन है, तो उसका क्या होगा, एरिया एज वेल एज वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा है सर्कल। अब ध्यान से देखो, सर्कल और स्फीयर दोनों के लिए मैंने ड्रॉ तो ऐसे ही किया है, लेकिन फर्क है। सर्कल के अंदर ये 2 डायमेंशनल प्लेनर बॉडी है, 2 डायमेंशनल प्लेनर बॉडी है, और ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पे पूरी एंटायर सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो सर्कल है इसका जो पैरामीटर है वो कितना होगा, 2 पाई आर। यहाँ से लेके यहाँ पे मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तो इसका पैरामीटर क्या होगा, 2 पाई आर। लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है, सॉरी इसका जो टोटल एरिया है वो हमें कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर। ये जो टोटल एरिया है वो कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन r इक्वल टू d बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 4 d स्क्वायर। r इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड d इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट स्फीयर। तो स्फीयर के अंदर आप देख सकते हो कि पूरी बॉडी पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसका जो ये सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर। r की जगह पे d बाई 2 रखो आप, तो क्या मिलेगा, पाई d स्क्वायर। आपको याद रखना है। और स्फीयर का वॉल्यूम आप जानते हो 4/3 पाई r क्यूब। अगर सेमी स्फीयर है तो दोनों हाफ ऑफ, दोनों की वैल्यू आपको क्या करनी है, हाफ हाफ, मतलब 2/3 पाई r क्यूब उसका वॉल्यूम हो जाएगा, और पाई d स्क्वायर बाई 2 उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। किसके लिए, स्फीयर के लिए। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर और स्फीयर में फर्क है। स्फीयर में एंटायर बॉडी पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि हॉलो स्फीयर में उसके सरफेस पे सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल जो हमारा है वो वन काइंड ऑफ क्या है, हॉलो स्फीयर है। उसका जो सरफेस एरिया है A इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया के लिए आप कैपिटल S भी ले सकते हो, और पाई d स्क्वायर। लेकिन जहाँ पे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना जो पोर्शन है जिसकी थिकनेस दिया है, तो ये पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। सिलेंडर मतलब आप समझ रहे हो, ये जो सिलेंडर है इसमें 3 सेक्शन है, 1 2 एंड 3। ये जो सेक्शन है इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, पीछे पाई r स्क्वायर, और ये जो कर्व सरफेस है, ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल एरिया, वो कितना है, 2 पाई RH। अगर आप इस सिलेंडर को ऐसे ओपन कर दो तो ये जो लेंथ है, ये जो ओपन किया तो लेंथ कितनी होगी, सरकमफ्रेंस जितनी, और ये हाइट है h, तो उसका जो लेटरल एरिया है कितना मिलेगा, 2 पाई RH। और टोटल एरिया मींस एरिया ऑफ सर्कल, लेटरल एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। फॉर एग्जांपल ये वन काइंड ऑफ सिलेंडर ही है, इसका लेटरल एरिया है 2 पाई RH,
ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ओके, और इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला थी, और भी फॉर्मूला पहले पॉज करके लिखो आप, ओके। नाउ नेक्स्ट कौन, इसके भी फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। कौन की क्या होगी, ऊपर रेडियस होगी और हाइट और लेंथ एल होगा। इसका जो लिटरल एरिया है पाई आर एल, लेकिन एल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एल की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका टोटल एरिया मींस सर्कल का एरिया, और ये आपको जो ट्रायंगल नजर आ रहा है उसका एरिया, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और ऊपर का टॉप, दोनों का एडिशन करो तो टोटल एरिया होगा पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। इसका वॉल्यूम आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच बाय 3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक ट्रेपेजियम में जो मैक्सिमम यूज करने वाले मोशन में, जब भी हम एरिया निकालेंगे तो मैक्सिमम ट्रेपेजियम का यूज करेंगे। इसकी दो जो पैरेलल साइड है जिसकी विड्थ है ए एंड बी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, तो सबसे पहले स्मॉल एंड लार्जेस्ट साइड जो पैरेलल है दोनों की एवरेज वैल्यू होगी। एवरेज मतलब आप समझते हो, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब h होगा। तो ये फॉर्मूला 2 साल के लिए याद रखना, ट्रेपेजियम की जो फॉर्मूला है वो आप याद रखना। नेक्स्ट ट्रायंगल जो आप अच्छे से जानते हो, हाफ a into h मतलब बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस मैंने यहाँ पे स्मॉल a लिया है तो मैंने 1/2 a into h लिया, लेकिन दो साइड के बीच का एंगल अगर अल्फा है, दो साइड के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो हमारी फॉर्मूला होगी ab/2 into sin अल्फा, ab/2 into sin अल्फा। और लास्ट वन, में तीन साइड ए बी सी अगर जानते हो तो सबसे पहले तीनों की एवरेज वैल्यू निकालो, a + b + c डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला ये। और s में से a माइनस करो, s में से b माइनस करो, s में से c माइनस करो, जो आंसर है उसको s के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालो, तब जाके आपको कैपिटल a मिलेगा, ठीक है। a रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ है विड्थ b और हाइट h है। हमारा जो डस्टर है वो वन काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ही है जिसकी लेंथ है विड्थ एंड हाइट है। तो इसका जो एरिया है, अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके 6 साइड है, ऊपर नीचे की साइड सेम है, आगे पीछे और साइड, मतलब सब में 2 साइड है। आप एक ही साइड कंसीडर करो तो उसका एरिया होगा LB BH और L into H, और ऐसी 6 साइड है तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम निकालो तो V = क्या होगा LBH। ये सब कुछ बच्चों याद ही रखना है। इसमें ये आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे, शायद आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये लिखना है, याद करके रखना है। 2 साल इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट हमें जरूरत पड़ सकती है। लास्ट वन है क्यूब मतलब हमारा जो रूम है ऑलमोस्ट क्यूब है जिसकी 6 साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6, सभी साइड सेम है तो एरिया होगा 6l²। एक साइड का l² तो 6 साइड है तो 6l², और इसका जो वॉल्यूम है कितना होगा L3। इस तरह से हमारे जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट है सभी के एरिया और वॉल्यूम की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपको कॉपी कंपलसरी करना है। और आज का लेक्चर हो सके तो डाउनलोड करके रखना, पॉज करके लिखो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी आपने 10th में पढ़ा है, फिर भी हमें जरूरत है इसलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आपको पता हो फिर भी आप नोट डाउन करना। x⁻0 = 1, कोई भी हमारा बेस है उसका पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। सपोज 2⁻0 3⁻0 y⁻0 z⁻0 a⁻0 सबकी वैल्यू क्या होगी 1।
ये हमेशा के लिए याद रखना। x रेज़ टू माइनस n माइनस है तो हम यहाँ पे डिवाइड में लिख सकते हैं, और अगर इस तरह से इसको ऊपर ले जाने के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। x रेज़ टू n अपॉन n है तो हम ऐसा लिख सकते हैं x रेज़ टू n और इनटू 1 बाय n, तो ब्रैकेट के बाहर मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन n। ये हमेशा के लिए याद रखना, हमें फिजिक्स में बार बार जरूरत पड़ती है। कि एक मैंने एग्जांपल लिखा है कि 8 रेज़ टू 2 बाय 3, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 8 रेज़ टू 1 बाय 3 होल स्क्वायर कीजिए, या तो 8 रेज़ टू 2 बाय 3 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 रेज़ टू 2 होल रेज़ टू 1/3। 8 रेज़ टू 2 मतलब 64 और उसका थर्ड रूट क्या होगा, 4 होगा। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाई 8 रेज़ टू 1/3 होल रेज़ टू 2, तो 2 into 2 मतलब क्या होगा, 4। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ये तो आप कॉमनली जानते हो एक्स वाई होल रेज़ टू n है। होल रेज़ टू n मतलब x का भी पावर n है, y का भी पावर n है। अगर x रेज़ टू n होल रेज़ टू n है तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू 2 होल क्यों है तो आप क्या लिखोगे, 2 रेज़ टू 6। आपको ऐसा लगेगा बच्चों की सर क्या पढ़ रहा है, ये तो सब हमें पता है, फिर भी आप एक बार देख लेना। x रेज़ टू 1 बाय होल रेज़ टू 1 बाय n तो क्या लिख सकते हो, x रेज़ टू 1 अपॉन mn लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू 1 हाफ होल रेज़ टू 1/3, 2 रेज़ टू 1 हाफ होल रेज़ टू 1/3 है तो आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू 1 बाय 6। x रेज़ टू m डॉट इनटू x रेज़ टू m, जब बेस सेम तो हम पावर को ऐड करेंगे, बेस सेम हो तो पावर को ऐड करेंगे, और अगर बेस सेम हो डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवाइड में है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई इसका जो आंसर आएगा तो क्या मिलेगा हमें, x रेज़ टू n माइनस n। अगर बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर को ऐड करना है, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर 2 रेज़ टू 3 5 अपॉन 2 रेज़ टू 3 तो हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू 2 इक्वल टू 4। तो 1 2 3 और 4 ये हमें जरूरत पड़ेगी 11 12 में, बाकी के तो कॉमन सेंस है। और आपको शायद आपने रिसेंटली चैप्टर पढ़ा है तो आपको पक्का यकीन होगा कि भाई ये सब आपको पता है, तो पॉज करके लिखो पहले। नेक्स्ट लॉगरिथम, ये भी आपने 10th में पढ़ा है, फिर भी जो बेसिक रूल्स है जो हमें बार बार जरूरत है, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो मैक्सिमम यूज करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, वो आपको एक बार समझना है और पॉज करके आपको नोट डाउन करना है, और हो सके तो 2 साल के लिए याद रखना है। फॉर एग्जांपल आप एक कन्वर्जन जानते हो, पहले तो 2 टाइप के लॉगरिथम है। आपने जो पढ़ा है वो 10 बेस पढ़ा है, आज तक आपने जो लॉग पढ़ा है वो 10 बेस था, जिनका बेस 10 था। लेकिन अब आपको 11 12 साइंस में लॉग ई बेस पढ़ना है, मतलब बेस कितना आएगा, ई बेस आएगा। और ई को 10th में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में जरूरत पड़ेगी, तो आप समझ लीजिए। पहले तो log y बेस e इक्वल टू x है, log y बेस e इक्वल टू x, तो आप अगर log निकालना चाहो तो e रेज़ टू x इक्वल टू y लिख सकते हो। और सेम log y बेस 10 इक्वल टू x है, अगर log निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो 10 रेज़ टू x इक्वल टू y। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कैसे log को निकालते हैं। अगर e रेज़ टू x इक्वल टू y है तो आप क्या लिख सकते हो, log y बेस e इक्वल टू x, दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है, वो जरा ध्यान रखना, ये दोनों रूल्स आप याद रखना। अगर log में a एंड b दोनों मल्टीप्लिकेशन में, दोनों अगर मल्टीप्लाई है तो आपको एडिशन करना है, और अगर डिवाइड है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अगर सब्ट्रैक्शन है तो आपको डिवाइड करना है,
एडिशन है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ए भी वाइस वर्सा, ऐसा तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेम। तो ए मैक्सिमम हम यूज करने वाले जो आप याद रखना। अगर log a बेस b है तो आप 10 पावर या e पावर में उसको इंटरचेंज कर सकते हो। ऐसा अगर लिख के रखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, log a बेस 10 डिवाइडेड बाय log b बेस 10, आप ऐसे लिख सकते हो। आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आज के बाद आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो मैक्सिमम आपको पूछेंगे भाई log 1 की वैल्यू क्या है, तो 0। 99% बच्चों को log 1 की वैल्यू नहीं पता होती, याद रखना। log a बेस a की वैल्यू क्या है, तो 1 है। log a बेस a जिसको हम ln a बोलेंगे, log a बेस e जिसको हम क्या बोलेंगे, ln a, और ये log a बेस e है उसको अगर 10 बेस में कन्वर्ट करना हो, आपके पास जो कॉलम था, जो log बुक थी उसमें 10 बेस है, वो 10 बेस है, तो आपके पास e बेस का कॉलम टेबल नहीं है, तो e बेस से 10 में जाने के लिए आपको क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपका 10 बेस की आंसर आए उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो e बेस हो जाएगा। तो नेचुरल लॉगरिथम को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। लॉग मैंने एक एग्जांपल लिया, जब भी हमें 12th साइंस में जो लॉग की जरूरत पड़ती है वो एक ही वैल्यू की जरूरत पड़ती है, ln2। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रखा है वैल्यू, आप याद ही रखना 2 साल के लिए। ln2 इक्वल टू 2.303 log 2 बेस 10। log 2 की वैल्यू जो है 0.3010 है, मल्टीप्लाई करना 0.693 आंसर आएगा। ln2 की वैल्यू आप हमेशा के लिए याद रखो 0.693, ln2 की वैल्यू 0.693। चलो log a बेस 10 रेज़ टू n है तो ये पावर आगे निकल जाएगा, ये तो आप जानते होंगे। सेम log 8 बेस 10 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं log 2 रेज़ टू 3 बेस 10, 3 आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो एक लॉगरिथम की कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद ही रखना है, पता ही होगा आपको, फिर भी रिक्वेस्ट है 2 साल के लिए आप याद रखना। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू नोट डाउन की है जो मैक्सिमम यूज करते हैं कि भाई पाई की वैल्यू 22/7, आपने यही वैल्यू याद रखा है, आप वो भी ले सकते हो, या तो 3.14 1/5, मतलब इसका इनवर्स ले लो तो 0.318 है। पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 10 है, पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 10 है। e की वैल्यू 2.718 है, e नेचुरल लॉगरिथम है जिसकी वैल्यू 2.718, और इसका आप इनवर्स लोगे तो 0.368। मैक्सिमम यूज करने वाले e की वैल्यू 2.718 और 1/e की वैल्यू 0.368। 1 डिग्री के रेडियन वैसे पता है इनटू पाई अपॉन 180 आप याद रख सकते हो, और 1 रेडियन के डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, मतलब क्या होगा 57.3 डिग्री, ठीक है। तो एक कुछ वैल्यू और एक लॉगरिथम आपको याद रखना है, पॉज करके देखो। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपने 10th में पढ़ा है लास्ट ईयर। तो जब भी ax² plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, अगर a equal to 0 होगा तो लाइन इक्वेशन हो जाएगा। y equal to mx plus c लाइन इक्वेशन है, y equal to mx plus c लाइन इक्वेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है a is not equal to 0, मतलब a 0 नहीं है, अगर 0 होगा तो एक लाइन इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax plus bx plus c equal to 0। अब इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन आपको मिले वो आप इक्वेशन के अंदर रखोगे तो आपके लेफ्ट एंड राइट साइड सेम हो जाएगी। मतलब ये जो सॉल्यूशन है आप x की जगह पे रखोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा 0,
तो हम कह सकते हैं कि भाई ए इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a प्लस और माइनस, मतलब हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक प्लस ऑप्शन दूसरा माइनस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x इक्वल टू माइनस ए प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a। ठीक है, याद रखो बच्चों कि दोनों सॉल्यूशन को अगर आपने ऐड किया, दोनों को आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, c अपॉन ए। आंसर क्या मिलेगा, c अपॉन ए। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखना कहीं जरूरत पड़े तो। चलो, डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा पॉजिटिव है, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा पॉजिटिव है, तो आपको दो आंसर मिलेंगे जो अनइक्वल होंगे, टू रूट्स रियल एंड अनइक्वल, टू रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 है तो टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों जो आंसर मिलेंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। लेकिन अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर होगा। आप अंडर रूट माइनस 2 नहीं निकाल सकते, अंडर रूट माइनस 2 नहीं निकाल सकते, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन हमारे लेवल पे वो पॉसिबल नहीं है, वो एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बेस है, हमें इससे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं। और ऐसे इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक 4 इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन है, आपको घर पे खुद करना है। आपने पूरा चैप्टर किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मुझसे बेटर आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर भी मैं आपको घर से होमवर्क के लिए ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप घर पे सॉल्व करना, इसके आंसर भी मैंने साइड में लिख के रखा है। ठीक है बच्चों, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, ax² + bx + c = 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हुआ तो लाइन इक्वेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? पॉज करके लिखो। नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम है, ये शायद आपके लिए नया है, मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बाइनोमियल थ्योरम पूरा एक चैप्टर है। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं इसके लिए एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मैं मेथड आपको पढ़ा रहा हूँ, और यही मेथड आप याद रखना। वो कैसे आया, क्यों आया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, कभी इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप कंडीशनली याद रखना कि बाइनोमियल थ्योरम को जरूरत पड़ने पे आप कैसे इस्तेमाल करोगे। तो आपको मैं मेथड भी सिखाता हूँ और इसके कुछ एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ। तो पहले मेथड सीख लीजिए कि अगर 1 + x⁻n तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, x की जो वैल्यू है 1 से कम होनी चाहिए। x की वैल्यू अगर 1 से कम है, मतलब एक वैल्यू है सपोज 1 और दूसरी वैल्यू है 0.00001, तो 0.0001 1 की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो उस वक्त हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये थ्योरम में क्या करना है, 1 + x⁻n है, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 1 + a पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या हो जाएगा nx। अगर माइनस है तो माइनस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब -nx। अगर 1 - x⁻n n को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, 1 - nx, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 प्लस क्या हो जाएगा nx। वो कैसे आया, क्यों आया, डजंट मैटर, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी x की वैल्यू
एज कंपेयर टू 1 नेग्लेजिबल है, तो उस वक्त बाइनोमियल थ्योरम में ये पावर को, ये जो छोटी सी वैल्यू है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मैं कुछ सम करवाता हूँ। मान लो कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, बोलो 1 + 0.003 होल रेज़ टू 1 तक लिख सकते हो कि नहीं? एडिशन यही हो गया। अब 0.003 एज कंपेयर टू 1 बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 + 1/3 0.003, ये पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 0.001, तो हमारा आंसर आएगा 1.001। इसका सॉल्यूशन हो गया। 1.003 होगा तो उसका आंसर क्या मिलेगा मुझे 1.001। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और यही ज़रूरत पड़ती है। जो फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन है वो आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं जानबूझ के वो लिखवा भी नहीं रहा हूँ। चलो इसको सॉल्व करो बच्चों। 1.02 होल रेज़ टू 1/2 लिख सकते हो, स्क्वायर रूट है तो क्या लिखोगे 1/2। 0.2 की वैल्यू 1 से कम है, 0.2 की वैल्यू 1 से कम है, तो हम लिखेंगे 1 + 1/2 0.2 डिवाइड कर दो, तो 1 + 0.1 मतलब आंसर क्या मिलेगा 1.01। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप वैल्यू को निकाल सकते हो। चलो बच्चों इसके लिए सोचो, 1 - 0.02 रेज़ टू 1 लिख सकते हो कि 0.98 किसी भी तरह से मुझे लगा, अगर 1 में से मैंने 0.02 माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा 0.98। चलो बच्चों सॉल्व करो, 1 - 0.02 into हाफ, तो क्या मिलेगा 1 - 0.01, ओके 1 - 0.01, और आंसर जो भी आएगा 0.99। इसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा मुझे कितना मिलेगा 0.99। समझ में आ रहा है बच्चों? 0.98 कैसे आएगा, तो 1 - 0.01, इस स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना है, ओके ठीक है। अगर नीचे सपोज एक और एग्जांपल है, 1/√0.98 है, अगर 1/√0.98 है तो भी आप क्या करोगे 1 - 0.02 रेज़ टू -1, नीचे ऊपर ले जाओ, क्या होगा -1/2। सॉल्व करो, सेम 1 - -1/2 0.02, सो बोलो क्या आएगा 1 + 0.01, तो 1.01, ओके। तो इस तरह से बच्चों आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 होमवर्क दिए हुए, 99/5 की वैल्यू और 1.001/8 की वैल्यू, ये भी आप याद रखना, ये जरूरी है, ठीक है। पहले इतना पोज करके देखो, फिर इसका अलग से थोड़ा डिस्कशन करें। दोनों सेम चीज है लेकिन ये डिस्कस करना जरूरी है। चलो पहले इतना पोज करके लिखो, हो गया। घर से मैंने होमवर्क दिया, ध्यान रखना बच्चों। अब यहां पे समझो बच्चों कि भाई x + a⁻n, x + a⁻n, और यहां पे ए x की जो वैल्यू है
या तो ए की जो वैल्यू है x की कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ए की जो वैल्यू है x की कंपैरिजन में बहुत ही कम मतलब नेग्लिजिबल है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहां से x को एक तो कॉमन निकालेंगे, तो हम 1 प्लस ए बाय एक्स लिख सकते हैं। बोलो इतना समझ में आया? दोनों में से x कॉमन निकाला, यहां था इसलिए 1, यहाँ पे नहीं था इसलिए मैंने क्या लिखा 1 बाय एक्स लिखा। अब मैं इसको सेपरेट करूं तो लिख सकता हूं x रेस टू ए 1 प्लस ए बाय एक्स रेस टू ए, n को इससे मल्टीप्लाई करना है तो अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर मिल गया x रेस टू ए 1 प्लस एन ए अपॉन एक्स। पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पावर को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बोलो बच्चों इतना समझ में आ गया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, x प्लस ए रेस टू एन, ए की जो वैल्यू है x की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x कॉमन 1 प्लस ए अपॉन एक्स रेस टू एन, फिर सेपरेशन किया, ये जो पावर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, यही वैल्यू फिर से एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा g डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ऐसा एक इक्वेशन ग्रेविटेशन में हमें जरूरत पड़ेगी, जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। आर ई इज ग्रेटर देन एच, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये रेडियस आर ई है जो 6400 किलोमीटर है, और मान लो कि मैंने 5 किलोमीटर लिया, h इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो इसकी कंपैरिजन में ये जो वैल्यू है बहुत ही छोटी है, नेग्लिजिबल है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे समझो बच्चों, जी एम ई अपॉन नीचे मैंने आर ई बाहर निकाला, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। मैंने आर ई को बाहर निकाला लेकिन स्क्वायर होने की वजह से बाहर क्या निकलेगा, आर ई स्क्वायर, 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। अब जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये जो है 1 प्लस एच अपॉन आर ई, अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये पावर जो प्लस था वो कैसा हो जाएगा, माइनस। Therefore जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जो कैपिटल जी है स्मॉल जी है आप लिख सकते हो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। हमें इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना है। बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 माइनस 2h अपॉन r, 1 माइनस 2h अपॉन r। बोलो बच्चों इतना समझ में आ गया? कॉन्फिडेंट है ना? जब भी बाइनोमियल थ्योरम आए तो आप क्या करोगे, जो पावर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? पॉज करके लिखो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर सीरीज जिसके दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिया जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 10 टर्म्स, ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे जो प्रोग्रेशन है जिसके अंदर सभी जो स्टेप है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो सीक्वेंस में है, यहाँ पे उनके स्क्वायर है जिनका सीक्वेंस है, यहाँ पे थर्ड रूट है जिनका सीक्वेंस है। तो ऐसी जो सीरीज है उसके n नंबर ऑफ स्टेप टर्म्स हो तो उसका अगर एडिशन करना हो तो इसके लिए मैंने 3 फॉर्मूला लिखे जो मैक्सिमम फिजिक्स में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बोल दे कि भाई फर्स्ट 10 स्टेप जो है उनका एडिशन करो, 10 टर्म्स है उनका एडिशन करो, तो आप क्या करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, तब जाके आपको आंसर मिलेगा।
लेकिन अगर ऐसा बोला कि फर्स्ट 1000 टर्म्स का एडिशन करो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 वो तो ठीक है, फिर जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे तो एडिशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर 1000 टर्म्स है 1 to 1000 अगर एडिशन करना है तो n इक्वल टू ये यहाँ पे 1000 लिखो, बात खत्म। बहुत सिंपल सा है और आप इजीली आप एडिशन फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 100 टर्म्स है, अगर फर्स्ट 100 टर्म्स है तो आप सिंपली लिख सकते हो सिग्मा 10 इक्वल टू 10 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा कितना 55। यही आंसर को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। लेकिन आप सीधा इजीली वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलो ये तो समझ में आया कि आप खुद कर सकते हैं, लेकिन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अगर 10 टर्म्स है 100 है 1000 है तो क्या करोगे? तो आपको क्या करना है n की जगह पे 100 लिखना है। 100 टर्म्स फाइंड करने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर डैश 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 100 स्क्वायर, तो सिर्फ n इक्वल टू 100 लिखो। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा उसका एडिशन मिल जाएगा। थर्ड सीरीज है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 n क्यूब। जब सीक्वेंस में हो तो सिग्मा m क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, लेकिन n प्लस 1 अपॉन 2 ऑलरेडी सिग्मा है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर मैं आपको पूछ लूं कि भाई फर्स्ट 50 जो टर्म्स है उनके क्यूब का आप एडिशन करो तो आप थक जाओगे और एडिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन विद इन सेकेंड आप n की वैल्यू रखो 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर है उसका स्क्वायर ले तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब सीरीज हो, नंबर सीक्वेंस में हो, तो ऐसे n टर्म्स के लिए आप ये 3 फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, लेकिन मान लो कि सीक्वेंस नहीं है तो ये सिचुएशन में क्या करना है? तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई जो सीक्वेंस नहीं है प्रॉपर्ली, ठीक है, तो उसके लिए जो nth टर्म है इसके लिए फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसके फर्स्ट nth टर्म का एडिशन है Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट टर्म है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। n जितने जो टर्म्स आपको चाहिए, मतलब एक सीरीज है आपके पास, मान लो कि सीरीज है 1 4 7 डैश डैश, आपको बताया गया है कि इनका 15th जो टर्म है वहां तक आप एडिशन करो और 15th टर्म कौन सा है वो फाइंड करो। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे 15th टर्म कौन सा है इसके लिए n इक्वल टू 15 लेंगे। n इक्वल टू यहाँ पे 15 टर्म्स का एडिशन करना है, n इक्वल टू 15 लेंगे। चलो ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि 1 4 7 डैश 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 एक अरिथमेटिक सीरीज है, प्रोग्रेशन है, और मुझे इसके लिए फर्स्ट 15 टर्म्स का एडिशन चाहिए। पहले तो फाइंड 15 टर्म, इसके 1 4 7 10 13 16 19 डैश 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 15वां टर्म्स कौन सा होगा वो मुझे निकालना है। तो हमारी फॉर्मूला है, बोलो बच्चों, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम कह सकते हैं a इक्वल टू, बोलो फर्स्ट टर्म कितना है 1, d इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, तो आप कोई भी ले लो, कितना आएगा 3, चाहे 4 माइनस 1 लिखो 7 माइनस 4 लिखो सेम रहेगा। ओके, आपको कौन सा टर्म चाहिए 15th टर्म, तो n इक्वल टू 15। बच्चों वैल्यू रखो इक्वेशन में, तो आपका 15th टर्म आ गया 42 मतलब 43। आप यहाँ से लिखते जाओ 1 4 7 10 13, डिफरेंस 3 होना चाहिए,
16, 19, 22, 25 डैश 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 15 तक जाओगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा? 43। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यहाँ से स्टार्ट करके 10 टर्म्स का आपको एडिशन करना है। तो Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी फॉर्मूला है जो यहाँ पे मैंने लिखा है। बच्चों n इक्वल टू वैल्यू हमारे पास है 10 बाई 2, फर्स्ट टर्म है 1, 10 माइनस 1, डिफरेंस है 3, सॉल्व करो तो 5 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 3 27, ओके 27 प्लस 2 29 इंटू 5, आंसर आपका जो आया वो आप देख लेना। समझ में आया? तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ गए। हमें एक 3 सीरीज तो चाहिए इसमें, ये तो आप रट्टा लगा सकते हो, याद ही रखना है कंपल्सरी। लेकिन अगर ऐसे सीक्वेंस में नहीं है और ऐसी कोई सीरीज है जिनके दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो वो सिचुएशन में nth टर्म क्या होगा और nth टर्म का एडिशन क्या होगा, तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो पॉज करके लिखो। ओके, लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट एक ही बड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके अंदर सीरीज में जो दो टर्म्स थे, कंसेक्यूटिव दो टर्म्स, उनके बीच का डिफरेंस सेम था। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम है। वहां पे n फिक्स टर्म थे, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब पूरी जो सीरीज है उसका लास्ट टर्म कौन सा है? इनफाइनाइट। तो ऐसी सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो कि ये सीरीज है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डैश डैश इनफाइनाइट। आप कोई भी दो टर्म्स का रेशियो निकालो, चाहे दोनों का रेशियो निकालो, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, मतलब ए आर अपॉन ए, मतलब ये आएगा। ये दोनों का रेशियो निकालो, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, मतलब क्या आएगा? आर। तो यहाँ पे रेशियो सेम है। तो ऐसी जो सीरीज है जिसको नाम दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ऐसी दो सीरीज मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। पहले इनका एडिशन के लिए फॉर्मूला है, आप याद रखो। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स है तो उसका एडिशन होगा s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। कंडीशन सिर्फ हमें इतना चाहिए कि मोड r लेस देन 1 होना चाहिए, हमारा जो रेशियो आएगा 1 से कम होना चाहिए, तो ही हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a फर्स्ट टर्म और r दो टर्म के बीच का रेशियो है। आप कोई भी दो टर्म्स का रेशियो ले सकते हो, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाय सेकेंड, फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, a इक्वल टू 1/3 है और r इक्वल टू कोई भी दो टर्म्स ले लो, सेकेंड टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये नीचे ऊपर चला जाएगा 3/9, मतलब क्या बचेगा? 1/3। नीचे है तो कहाँ जाएगा? ऊपर। चलो फॉर्मूला क्या है? a अपॉन 1 माइनस r, फर्स्ट टर्म 1/3, r की वैल्यू हमारे पास है 1/3, सॉल्व कीजिए तो 3 माइनस 1 अपॉन 3, एलसीएम कितना आएगा? 3, सो 3 माइनस 1 अपॉन 3। ओके, तो 1/3 अपॉन 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा 1/2। कितना आंसर आएगा? 1/2। फिर से एक बार, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। ये दो टर्म्स के बीच का रेशियो क्या है? अगेन 1/3। तो अगर इस सीरीज को अगर हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/2। सेम सीरीज है, फर्क कितना है? यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा और ये 1/3 से स्टार्ट हो रहा। यहाँ पे माइनस है, आगे क्या था? प्लस। तो यहाँ पे क्या करोगे? सेम a इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू सेकेंड साइन के साथ लेना, डिवाइड बाय फर्स्ट, तो हमारा अरिथमेटिक रेशियो आएगा
सॉरी ज्योमेट्रिक रेशियो आएगा -1/3। चलो s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस, सो 1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1, सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एलसीएम ले लो तो हमारा आंसर आएगा 3/4। क्या आंसर आएगा? 3/4। तो ऐसे कोई भी सीरीज आए जिनके दो टर्म्स के बीच का रेशियो अगर कांस्टेंट है, तो ऐसे n टर्म्स को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है? Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ये याद रखना बच्चों, जरूरी है। मैंने एक होमवर्क भी दिया, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 डैश प्लस इनफाइनाइट। आप खुद ट्राई करना, जिसका आंसर 2 आ रहा है। बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि आज का जो लेक्चर है इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर अप किए हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी फॉर्मूलाज थी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली जो 10th में पढ़ा था, फिर एरिया और वॉल्यूम की इक्वेशन थी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर बाइनोमियल इक्वेशन, फिर हमने पढ़ा अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लॉग, पावर। तो ये सब चीज 2 साल के लिए आप याद रखना। मैं आपको टाइम दूंगा 1-2 दिन का, आप अच्छे से इसको कवर अप करना। इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व प्रैक्टिस करने के लिए देने वाला हूँ, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है 2, 3, 4 बार जितना हो सके उतना वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लें, ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।